हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 11th केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अगले वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, तो अभिषेक अग्रवाल लेकर आ गया आपका अगला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब भाई साहब, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया। देखो, पिछले वीडियो में अगर याद हो तो हमने बोला था कि जो एटम है डेल्टन के हिसाब से वो सबसे छोटा पार्टिकल था और कहते थे डेल्टन साहब वो इंडिविजिबल है, मतलब उसके और टुकड़े नहीं कर सकते और दुनिया में इससे छोटा पार्टिकल संभव ही नहीं है। हमने किया एटम को फोड़ा, ये लो, हमने कहा डेल्टन साहब इधर आओ इधर आओ। बोले ये देखो, ये एक पार्टिकल निकला इलेक्ट्रॉन, ये एक निकला प्रोटॉन, ये एक निकला न्यूट्रॉन। हमने कहा डेल्टन साहब ये क्या। डेल्टन साहब ने दौड़ लगा दी, उल्टे भाग गए वो अब दूर। तो हमें समझ में आ गया भाई साहब डेल्टन थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ेगा और अब यह मानना पड़ेगा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है। मतलब आप एटम के और टुकड़े कर सकते हो, वो डिवाइड हो सकता है और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स माने जाते हैं जिनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि एटम के पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स देते हो, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेजरली होते हैं। वैसे 34 पार्टिकल करीबन करीबन होते सब में, सारे एटम्स में सारे पार्टिकल्स हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 34 पार्टिकल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, मेजर कंपोजिशन रखते हैं। और उसी श्रेणी में हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब कई लोग बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले डिस्कवर क्यों करते, क्योंकि पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसकी खोज की गई थी, सबसे पहला। मतलब भाई साहब ये बात है उन दिनों की बोले तो 1897 की। ये बात 1897 की है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की गई और बताया गया कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि 1897 में खोज कर दिया गया था। और इसके खोज के लिए जो श्रेय जाता है, हालांकि ये सब बातें अपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी होंगी, बट फिर भी रिपीट कर रहे हैं, जो श्रेय जाता है वो बड़े ही खतरनाक साइंटिस्ट जिनका नाम था जे टॉमसन, उनको यह श्रेय जाता है। अभी खतरनाक क्यों है इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक मॉडल्स जब आएगा, टॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में, कि ये खतरनाक वर्ड क्यों मैंने इनके नाम के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जे टॉमसन ही वो क्रेडिट इनको जाता है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। मतलब इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे टॉमसन इन द ईयर 1897। जे टॉमसन वो साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, जो कि 1897 में जो इनकी खोज की गई, 1897 में इसकी खोज की गई। क्लियर हो गया। तो यहां पर अब क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, कैसे जे टॉमसन को यह पता चला था कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल हो सकता है जिसको आप इलेक्ट्रॉन नाम देते हो, इसके बारे में उनको कैसे पता चला था, बात उसकी करते हैं। तो क्या हुआ था बच्चों, क्या होता था, भरी बारिश हो रही थी एक दिन और भरी बारिश में ऐसे बिजली कड़कड़ा रही थी, जैसे आसमान में नहीं बिजली कड़कड़ाती है, साउंड आता है। फिर उसके बाद क्योंकि लाइट ट्रैवल स्पीडली करती है तो लाइट हमारे पास पहले पहुंच जाती है और साउंड बहुत स्लो स्पीड ट्रैवल करता है तो वो बाद में सुनाई देता है। तो जे टॉमसन की नजर ऐसे लाइटिंग पे पड़ी, उन्होंने कहा यार ये लाइटिंग कैसे हुई है। मतलब वो सोच रहे कि यार ये लाइटिंग कैसे हुई है, मतलब वहां आसमान में क्या हो रहा है, बादलों के बीच में क्या हो रहा है कि ऐसे एक लाइटनिंग हुई है, एक रे निकली है। और ऐसा नहीं कि रुक गई है, वो निकलती जा रही है, रुक रही है, फिर निकल रही है, मतलब दिखाई दे रही है फिर रुक रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो भाई साहब ये जो टॉमसन साहब थे अपने सोच रहे थे कि यार ये कैसे हो रहा है कुछ, और उनने कहा कि चलो मैं एक काम करता हूं, इस रे को धरती पर बनाने का प्रयास करता हूं। मतलब मैं देखता हूं कि क्या ऐसा जो बिजली लाइटनिंग हो रही है, जो बिजली कड़क रही है ठट 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 ठट, ये क्या ये बिजली को मैं लैब में बना सकता हूं क्या। तो इनने क्या करा, इनने एक अपैरेटस, एक सिंपल सी एक इनने सेटअप किया और वो सेटअप में जो माहौल रखा वो माहौल वैसे ही रखा जैसे बहुत हाई एल्टीट्यूड पर हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। हमारे हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर में क्या माहौल होता है, अगर मैं अपने हाई एटमॉस्फेयर ऑल्टीट्यूड की बात करूं तो 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो होती हैं। एक तो बहुत ही लो प्रेशर होता है, कहते हैं ना जैसे आप ऊपर जाते जाओगे
हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते जाओगे तो दबाव कम होगा, एटमॉस्फेरिक एयर का दबाव कम होगा, क्योंकि वहां एक्चुअली एयर ही कम होगी, एयर ही नहीं है तो फिर काय का दबाव, तो वहां पर लो प्रेशर होगा। तो उनने क्या करा, जे टॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लाए, एक ग्लास ट्यूब लाए, और उस ग्लास ट्यूब, ये कुछ ऐसी ग्लास ट्यूब थी, और उस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस थी, जो बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिंग गैस थी, क्योंकि जैसे हम हाई प्रेशर पे जाते हैं तो बच्चों वैक्यूम मिलता है, और जब वैक्यूम मिलता है तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी गैसेस होती हैं जो नेचर में रिएक्ट नहीं करती। तो जे टॉमसन ने भी अपने डिस्चार्ज ट्यूब में उन्हीं गैस को भरा जो रिएक्ट नहीं करती थी, और उनने भर दी थी कोई इनर्ट एयर। हालांकि कहीं भी उस एयर का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय इनर्ट के नाम पर सिर्फ हीलियम गैस डिस्कवर्ड थी। तो उनने हीलियम गैस एक ट्यूब के अंदर भरी, हीलियम गैस जो कि एक एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे भरी। लो प्रेशर इसलिए रखा क्योंकि लो प्रेशर में वो ये देखना चाहते थे जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वो भी लो है, जो हायर ऑल्टीट्यूड जहां बिजली कड़क रही थी, तो उनने कहा मैं भी डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर रखूंगा, और उनने ऐसा लो प्रेशर की गैस यहां भर दी। उसी डिस्चार्ज ट्यूब में उनने दो मेटल प्लेट लगाई, एक प्लेट लगाई जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी, और एक प्लेट थी जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी, और जो बैटरी यूज की गई थी वो बहुत ही खतरनाक वोल्टेज पे यूज की गई थी। खतरनाक बोले तो लगभग 10,000 वोल्ट। तो ये जो बैटरी यहां पर यूज की गई है ये 10,000 वोल्ट्स पर यूज की गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि भाई साहब जो गैस मैंने इसके अंदर भरी है वो है तो इनर्ट, और वो इनर्ट गैस है, तो यह बात भी है कि जो वो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि गैसेस को माना जाता है कि भैया वो पुअर कंडक्टर है। मान लो वहां पर एक वायर है जिस पे करंट लग रहा है, आपसे थोड़ी दूरी पर है और बीच में हवा है, तो क्या वो आपको लग सकता है करंट? नहीं लगेगा जब तक आप उस वायर को टच नहीं करते, क्योंकि जो बीच में एयर है वो कोई करंट को कंडक्टर के रूप में ट्रैवल कराकर आप तक नहीं पहुंचा सकती। एयर में इतनी कैपेसिटी है, किसी भी गैस में कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जे टॉमसन ने माइकल फेराडे से सीख ली। माइकल फेराडे साहब का क्या कहना था कि अगर मैं दो मेटल रॉड्स को पास लाऊं तो उसमें स्पार्क निकलती है, एक लाइटनिंग टाइप की निकलती है, एक से चिंगारी टाइप की निकलती है, करंट वोल्टेज निकलता है। जैसे दो रॉड को ऐसे ऐसे मारूं तो एक वोल्टेज टाइप का निकलता है। तो उनने कहा कि जरूर ये जो दो मेटल प्लेट्स हैं ये अगर एक दूसरे से टकराएंगी तो करंट निकलेगा, लेकिन मैं इनको एक डिस्टेंस पे रखता हूं, बीच में इनर्ट गैस रखता हूं जो कि बहुत ही कम प्रेशर पे होगी, और तब मैं देखता हूं क्या दोनों प्लेट में मतलब करंट आएगा बिना छुए। उसके लिए इनको जो बैटरी लगानी थी वो बहुत ज्यादा वोल्ट की लगानी थी, और लगभग वो वोल्टेज कितना था? 10,000 वोल्ट। मैंने लिख दिया है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट्स। इतना खतरनाक वोल्टेज था। मतलब आप सोचो ये बहुत खतरनाक वोल्टेज है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उसका वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, जिसमें आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, टीवी हो, फ्रिज हो, ट्यूबलाइट्स हो, फैंस हो, ये सब 220 वोल्ट्स पे चलते हैं। एसी का वोल्टेज 440 तक पहुंचता है, तो उसके लिए एक एडिशनल आप उसका स्विच लगाते हो। लेकिन 220 वोल्ट अगर आप कभी करंट आपने महसूस किया, कभी लगाया, तो 220 वोल्ट पे आपकी पूरी बॉडी हिल जाती है। तो सोचो 10,000 वोल्ट पे तो क्या होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 10,000 वोल्ट। अब उन्होंने इतना हाई वोल्टेज रखा क्यों? उसका रीजन क्या था? वो ये जानते थे कि जो गैस है वो पुअर कंडक्टर है, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन जब इतना हाई वोल्टेज लगाएंगे तो वो गैस भी क्या होगी? कंडक्टर बन जाएगी एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। सो वो जो गैस है बेसिकली इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, बट दे बिकम कंडक्टर्स एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। तो उनको लग रहा था कि दो मेटल प्लेट्स को बिना छुए, बीच में एयर है, बीच में इनर्ट गैस है जो बिल्कुल लो प्रेशर पे रखी गई है, वो एक कंडक्टर के रूप में काम कर सकती है, और मुझे एक लाइटनिंग ऑब्जर्व होगी, और मुझे एक लाइटनिंग ऑब्जर्व होगी। ये उन्होंने ग्लास ट्यूब में रखा, और उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ क्योंकि उन्हें एक लाइटनिंग ऐसी इधर से इधर जाती हुई दिखी। जैसे वो लाइटनिंग दिख रही थी अभी इमेज में, वैसे लाइटनिंग इधर से इधर जाती हुई दिखी। किस तरफ से? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती हुई दिखी। नेगेटिव टर्मिनल जिसको कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जिसको एनोड बोलते हैं। तो मतलब लाइटनिंग जो दिखी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए दिखी। अब टॉमसन चाहते थे कि क्या ये वाकई में लाइट रे?
क्या ये वाकई में एक रे है जो मेरे को दिख रही है, क्योंकि वो दिखती है फिर बुझती है फिर दिखती है, जैसे लाइटनिंग होती है वैसे ही दिखती है। तो वो इस बात को कंफर्म करना चाहते थे। तो थॉमसन ने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कई एक्सपेरिमेंट किए और वो सारे एक्सपेरिमेंट का अल्टीमेट रिजल्ट ये रहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी गई। अब क्या एक्सपेरिमेंट थे और किस क्यूमुलेटिव एफर्ट से उनने ये मान लिया कि भैया एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माना जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या होता है वो, उसको मैं समझाता हूं, लेकिन अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं हर एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में समझा रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे जिससे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर होता है जिसको आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तो उनने सबसे पहले क्या करा बच्चों, उनने ये चीज पूरी उनने कैप्चर करी और उनने वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करा। वैक्यूम पंप इसलिए क्योंकि प्रेशर को कम ज्यादा करना पड़े, तो उनने वैक्यूम पंप ले लिया, कैथोड ले ली, हाई वोल्टेज जनरेटर जो आपको हाई वोल्टेज बैटरी सप्लाई करेगा, दो मेटल प्लेट्स, एक कैथोड और एक एनोड, पूरी ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोल दिया एंड एयर एट वेरी लो प्रेशर। और उनने ये बोला कि यहां से एक रे निकल रही है जो मुझको एक बार कंफर्म करनी है, क्योंकि वो निकल रही है फिर बुझ रही है फिर निकल रही है बुझ रही है, तो वाकई में वो है कि नहीं है वो कंफर्म करनी है। लेकिन अगर वो कंफर्म हो जाती है तो मैं उस रे को कैथोड रे बोल सकता हूं। हमने कहा सर वो कंफर्म कैसे करोगे, तो उनने कहा उसको कंफर्म करने के लिए मैं काम करता हूं, मैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखता हूं। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट, कई लोग कहते हैं इसको कि वो क्रिश्चियन थे, जे टॉमसन, जाहिर सी बात है क्रिश्चियन थे, तो वो एक लॉकेट पहनते। क्रिश्चियंस का लॉकेट आपने देखा होगा, क्रॉस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, ये ऐसा क्रॉस होता है। वो उनने कहा कि ये लॉकेट उनने बीच में रख दिया, बोला ये लॉकेट टाइप का उनने ये ऐसा बीच में रख दिया जिसको एक ओपेक ऑब्जेक्ट माना। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वाकई उनने ये रखा था कि नहीं रखा था, बट ठीक है, थोड़ा सा चीजें इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग करने के चक्कर में बोल देते हैं। तो उनने एक ओपेक ऑब्जेक्ट बीच में रखा और उनने कहा अगर यहां से कोई रे है तो उसकी शैडो बननी चाहिए, और शैडो की डायरेक्शन ये बता देगी कि रे कहां से कहां आ रही है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी परछाई तुम देख पा रहे हो किस दिशा में बन रही है, तो तुम आने वाली रोशनी की दिशा भी देख पाते हो, देख सकते हो, मतलब कहां से वो रे आ रही है। जैसे मानकर चलो मेरी जो शैडो है वो यहां बैक साइड में बन रही है, तो डेफिनेटली रे कहीं सामने से आ रही है। अगर मेरी कोई शैडो इस साइड बन रही है मेरे राइट हैंड साइड में, तो रे कोई लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है। तो मतलब क्या हुआ, शैडो की डायरेक्शन से आप रे की डायरेक्शन बता सकते हो। तो ये शैडो वाला एक्सपेरिमेंट बड़ा सही था और उनकी उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल सही। ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट था इसने अपनी शैडो बना ली, ये शैडो बना ली ऑफ द मेटल क्रॉस, ये शैडो बन गई। और शैडो के डायरेक्शन से ये क्लियर हो गया कि जो रे थी वो कैथोड की तरफ से निकल रही थी, मतलब कैथोड जो था उस तरफ से निकल रही थी, और इसलिए उस रे का नाम उनने रख दिया कैथोड रेस। और कैथोड कौन सा था, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। तो मतलब यह तय हो गया था कि ये जो रे होगी कहीं ना कहीं नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक रखती होगी, नेगेटिव चार्ज जैसी बिहेव करती होगी। हालांकि इस बात की पुष्टि करनी बाकी थी, लेकिन एक आइडिया लग गया था और उनका ओपेक ऑब्जेक्ट से डायरेक्शन पता चल गई और यह कंफर्म हो गया कि लाइट है। लेकिन फिर भी उनके मन में था कि नहीं यार, मैं एक बार और वेरीफाई करना चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स एक बार के रिजल्ट पर नहीं आते। द एक्सपेरिमेंट शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको 4-5 बार बल्कि और ज्यादा बार उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते रहना पड़ता है, और जब आपके सेम रिजल्ट्स आने लग गए तब आप वो एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो कि यस इट इज वेरीफाइड नाउ। तो वो अभी भी चाहते थे क्या, कि इसको एक बार और वेरीफाई करना कि रे है। तो उनने क्या करा, यहां जो मेटल रखा था जिसको एनोड था, जो अभी पीछे परछाई पे है, इस जगह पर है जहां परछाई बनी है, उस एनोड को परफोरेटेड कर दिया। क्या कर दिया, उस एनोड को परफोरेटेड। तो ये एनोड है, और परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स कर दिए, ऐसा उसमें छोटे छोटे से पोर्स कर दिए। और क्यों पोर्स कर दिए, ताकि जो रे आ रही है वो इसमें अंदर से पास हो सके। और यहां उनने लगाई एक बड़ी सी जिंक सल्फाइड स्क्रीन, मतलब एनोड के पीछे डिस्चार्ज ट्यूब में। कहां पर लगाई होगी, ये लगाई होगी यहां पर, यहां लगी, यहां पर उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई। सर ये क्या होती है, जिंक सल्फाइड एक केमिकल होता है बेसिकली, जिंक सल्फाइड, ZnS जिसको आप बोलते हो, जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड जो होता है ये फ्लोरेसेंस दिखाता है। क्या दिखाता है, फ्लोरेसेंस।
सर ये क्या होता है? फ्लोरेसेंस का मतलब बताता हूं। फ्लोरेसेंस का मतलब समझ जाओगे तो सारी चीज समझ जाओगे। फ्लोरेसेंस बच्चों एक लाइट का फिनोमेना है। लाइट का कैसा फिनोमेना है? इसमें जो मटेरियल फ्लोरेसेंस दिखाता है वो ये कहता है कि भैया अगर मुझ पे लाइट फेंकोगे, जैसे मैं फ्लोरेसेंस मटेरियल हूं, मैं कहता हूं भैया मुझ पे लाइट फेंको, तो मुझ पर जैसी लाइट फेंकोगे मैं पूरी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर दूंगा, मतलब मैं आपको वापस फेंक दूंगा और मैं ग्लो कर जाऊंगा। मतलब मैं ऐसा लगूंगा मैं ग्लो कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है वो लाइट मेरे से निकल रही है, तो मैं आपको ग्लो करता हुआ देखूंगा। अब कई लोग बोलेंगे अच्छा सर रेडियम ग्लो करता है। बच्चों रेडियम तो पहली बात तो रेडियम वर्ड ही गलत बोलते हो तुम। रेडियम का कंसेप्ट वैसे अलग है लेकिन वो वर्ड भी गलत है। रेडियम वैसे मैं तुमको बता दूं एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नाम है रेडियम। और तुम कहते हो ना बचपन में वो स्टिकर चिपकाते कॉपी पेन पे, उस पे बोलते हो कि रेडियम देख, अंधेरे में देख चमक रहा है। अबे वो रेडियम चमकाता हुआ किसी दूसरे को दिखाने से पहले तुम खुद 6 बार चमक चुके होते वो, क्योंकि बहुत खतरनाक एलिमेंट है रेडियम। वो रेडियो एक्टिव रेज निकालता है, मतलब जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं, वो वाला मटेरियल है रेडियम। तो वो जो तुम जो कंसेप्ट समझ रहे हो, पहली बात तो समझ भी गलत रहे हो और उसका नाम भी गलत बोलते हो, रेडियम वाला कंसेप्ट। कई लोग बोलते हैं देख मेरी घड़ी में रेडियम है, अंधेरे में भी टाइम दिखाती है। वो कंसेप्ट अलग है भाई, वो कंसेप्ट होता है फॉस्फोरेसेंस का। जो फ्लोरेसेंस का अलग है, भाई है उसका, भाई बहन है फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस बिल्कुल अलग है। फॉस्फोरेसेंस में अभी आपको बताता हूं, पहले आप फ्लोरेसेंस समझ लो। जो इस कंसेप्ट जो यहां पर यूज हुआ है जे टॉमसन के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और जे टॉमसन के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उसको यूज किया गया है। क्या है ये एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर मैं फ्लोरेसेंस मटेरियल हूं तो मेरे को अगर रे दोगे आप, फ्लोरेसेंस के हिसाब से अगर मेरे को आप रे दोगे तो मैं तुरंत रिफ्लेक्ट कर दूंगा और शाइन करूंगा, लाइट मिलने पर शाइन करूंगा। मतलब ऐसा लगेगा कि मेरे से लाइट निकल रही है, जब मेरे पे लाइट इंसिडेंट होगी तब। अब आप सोचोगे सर ये हमने कहां देखा? मैं आपको बताता हूं। आपने कभी बाय रोड एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल किया होगा, जाहिर सी बात है। कभी रात में आपने देखा होगा कि आपको वो साइन बोर्ड्स दिखते हैं। साइन बोर्ड्स मतलब इंदौर इतने किलोमीटर दूर है, दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, मुंबई इतने किलोमीटर दूर है। आपने देखे होंगे वो जो किलोमीटर वाले बोर्ड्स दिखते होंगे, या कुछ स्पीड ब्रेकर्स बताते हैं वो बोर्ड्स दिखते होंगे। कभी रात में देखना, जैसी गाड़ी की हेडलाइट उन पे पड़ती है वो और शाइन कर जाते हैं वो शाइन, क्योंकि लाइट मिलने पर उनके अंदर रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जो फ्लोरेसेंस मटेरियल होता है जो तुरंत रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। वो नहीं देखा होगा तो सड़क के बीचों बीच डिवाइडर देखे होंगे, जो पार्ट होते हैं सड़क के, एक जाने वाले एक आने वाले, उनको डिवाइड करते हैं वो डिवाइडर्स। वो कभी देखना रात में शाइन करते हैं वो एकदम। या कहीं पेड़ हो बीच में या कोई पोल लगा हो बीच में तो उस पर एक ऑरेंज कलर का स्टिकर टाइप का चिपका देते हैं और आप समझ जाते हो कि भैया ये जो है ये बीच में कुछ बड़ा सी चीज है, तो आप साइड से जाते हो, नहीं तो रात में वो दिखेगी नहीं। तो वो फ्लोरेसेंस मटेरियल है। गाड़ी की हेडलाइट जैसी पड़ी वो चमक गए, ये होता है फ्लोरेसेंस। और वैसे ही मटेरियल यहां पर यूज किया गया था, जस्ट एनोड के पीछे। ये क्या है? एनोड। मैं इधर बता रहा हूं, हाँ ये यानी कि इसके पीछे, यहां पर कहीं एनोड होगी और इसके पीछे। क्यों रखा था ये? क्योंकि जे टॉमसन जानते थे यहां से अगर कोई रे है तो ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है इसको चमकना चाहिए, यानी कि इसको ग्लो करना चाहिए। और अगर ये ग्लो कर गई तो कंफर्म हो जाएगा कि हां यहां से कोई रे आ रही है, कैथोड की तरफ से आ रही है, जो एनोड को परफोरेटेड होने के कारण पेनिट्रेट कर गई। एनोड के परफोरेटेड होने के कारण पेनिट्रेट कर गई और इसको चमका गई। ये ZNS स्क्रीन थी जिसको ये ग्लो कर गई, जिसको ये चमका गई। तो उन्हें कंफर्म हो गया कि, और ऐसा हो गया मतलब ZNS स्क्रीन ग्लो कर गई, चमक गई, तो उनको कंफर्म हो गया कि यहां पर रे है और जो बिल्कुल कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ आ रही है। तो उनको यह बात बिल्कुल कंफर्म हो गई। और यह होता है कंसेप्ट फ्लोरेसेंस का। हालांकि मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूं बच्चों, फॉस्फोरेसेंस का। फॉस्फोरस जो आप सोच रहे थे, जिसको आप रेडियम बोलते थे, जो कि रेडियम नहीं है, फॉस्फोरेसेंस नाम है उसका, वो कंसेप्ट अपोजिट है फ्लोरेसेंस का। वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट के हिसाब से किसी भी फॉस्फोरेसेंस वाले मटेरियल, अब फॉस्फोरेसेंस वाला मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस वाले मटेरियल को जैसे ही आप लाइट दोगे तो वो लाइट मिलने तक तो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता रहेगा।
और जैसे ही लाइट सोर्स को बंद कर दोगे या लाइट सोर्स हटा दोगे, तो जितनी भी लाइट उस फास्फोरस से बने हुए मटेरियल ने एब्जॉर्ब करी है वो अब एमिट करेगा, अंधेरे में एमिट करेगा। तो भैया वो अंधेरे में चमकेगा। मतलब फास्फोरेसेंस अंधेरे में चमकता है, रोशनी मिलने पर लाइट को गेन करता रहता है, लेकिन जैसे ही लाइट सोर्स बंद होता है वैसे वो लाइट जितनी एब्जॉर्ब करी है वैसा फेंकता है। फ्लोरेसेंस उल्टा था। फ्लोरेसेंस क्या करता है? लाइट मिलने पर ही शाइन कर देता है। लाइट जैसी मिली वैसी शाइन कर गया, लाइट नहीं मिली तो शाइन नहीं कर रहा। ये दो अपोजिट कंसेप्ट है। अब आप बोलोगे सर फ्लोरेसेंस के तो आपने एग्जांपल दिए, फास्फोरोसेंस के एग्जांपल दे दो। फास्फोरोसेंस क्या है? तो फास्फोरोसेंस का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप जो घड़ी में बोलते हो ना रेडियम, वो फास्फोरोसेंस का एग्जांपल है। वो डायल में आपके फास्फोरस थोड़ा सा मिला हुआ है, और वो फास्फोरस ही होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दिन भर आपकी वॉच जो होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में रहती है तो वो एब्जॉर्ब करता है, या नेचुरल लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, आर्टिफिशियल लाइट होती है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, और जैसे अंधेरा कर दोगे तो वो एमिट करेगा। वो फास्फोरोसेंस है। अगर वो नहीं देखा तो कई लोगों के घर में ऐसा बेडरूम में आपके सीलिंग पे बड़े चांद सितारे चिपके होंगे। कई बार देखा होगा, वो आते थे बहुत फैशन में भी बहुत टाइम, बहुत ट्रेंड में चले थे वो बहुत टाइम तक, कि आपके घर की जो सीलिंग थी उसमें छोटे छोटे चांद सितारे, एस्ट्रोनॉट, प्लैनेट्स और मून और स्टार सब बना दिए जाते थे। रात में जब सोते थे लाइट बंद करके तो ऐसा लगता था खुले आसमान में सो रहे, गैलेक्सी में कहीं सो रहे हो आप। वो शाइन करते थे। वो सब क्या थे? वो फास्फोरोसेंस का कंसेप्ट था। अंधेरा होने पर क्या करते? शाइन करते, वो लाइट ग्लो करते, वो फास्फोरोसेंस है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें, हालांकि मैं इससे एक और चीज बताऊं आपको, कैमिल्यूमिनेसेंस के ही ये दोनों पार्ट होते हैं। हालांकि कैमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है, बहुत अलग ही फंडा है, बहुत ही अलग फिनोमेना है, बट आप कहीं ना कहीं इनको उनका पार्ट मानते हो। तो ये फास्फोरोसेंस और फ्लोरोसेंस की कहानी थी। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट कहानी है फास्फोरोसेंस की, बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपने कई बार सुना होगा, या जितने लोग विलेज साइड में रहते होंगे वो लोग ने सुना होगा कि कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में बरगद के पेड़ के नीचे मत जाना। बरगद के पेड़ के मतलब कोई भी घना पेड़ उसके नीचे मत जाना। बोल देते वहां कौन रहता है, वहां भूत रहता है, ऐसा कुछ बता देते थे। अब क्या इंडिया का मतलब अनफॉर्चुनेट है हम लोग कि जहां हम लोगों को साइंस समझ में नहीं आती, वहां दो ही चीजें होती है, या तो जादू होता है या भूत होता है। अब मैं उसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूं कि क्यों ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं रात में बरगद के पेड़ या किसी भी घने पेड़ में मत जाना। एक्चुअली क्या होता था बच्चों, पुराने दौर में बहुत साल पहले क्या होता था, जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको कहते थे घने पेड़ की छांव में दफना दो। तो जिन कम्युनिटी या जिन प्रथाओं में वो बॉडी को दफन किया जाता था तो उनको घने पेड़ में दफन कर दिया जाता था। घने पेड़। अब बॉडी दो चीजों से बनती है। कौन कौन सी दो चीजें होती है? एक बोन्स और एक स्किन। बायो में आपने इतना पढ़ा है कि स्किन तो कुछ महीने कुछ सालों में डिकंपोज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, लेकिन सालों तक क्या रहती हैं? बोन्स वहां रहती हैं। मतलब जो कंकाल मिलते हैं, जो कहते हैं ना, वो बोन्स आपको वहां पर रहती हैं, और बोन्स डिकंपोज आसानी से नहीं होती। अब बोन्स किससे बनती है? दो चीजों से। कौन कौन सी है वो दो चीजें? एक है आपकी फास्फोरस और एक है कैल्शियम। कैल्शियम तो बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं, और फास्फोरस जो लिगामेंट्स होते हैं बोन्स के, वो फास्फोरस के बनते हैं। अब क्या हुआ, दिन भर तो उनको नेचुरल लाइट मिलती रही, तो वो बोन्स ने क्या करा, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको एब्जॉर्ब करते गए। दिन भर उनको लाइट देते गए, उसको वो एब्जॉर्ब करते गए। और जैसे ही अंधेरा हुआ, शाम हुई, सूरज ढला, लाइट आना बंद हो गई, तो भाई साहब जितनी भी लाइट उनने एब्जॉर्ब करी थी अब वो सब एमिट कर रहे हैं, वो सब एमिट कर रहे हैं। अब आप एक मन में सोच रहे होंगे सर वो तो दफन है नीचे, बॉडी जमीन के 2-3 फीट नीचे दफन है, तो लाइट कैसे पहुंच रही है? मेरे को ये बताओ, जब आप किसी पेड़ को उगाते हो, फ्लावरिंग करते हो प्लांट्स की, तो वो प्लांट का जो सीड होता है बीज, वो कहां दफन करते हो? वो भी तो 2-3 फीट नीचे कहीं मिट्टी में दफन करते हो ना। सनलाइट वहां तक पहुंचती है? यस पहुंचती है। तो फिर बोन्स तक भी पहुंचती है। क्लियर हो गया? तो वो कहीं ना कहीं से उनके पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है जिसको वो गेन करते हैं, और जैसे अंधेरा होता है वो एनर्जी को निकालते हैं, लाइट एनर्जी को निकालते हैं, और वो भी बोन्स के फॉर्म में। तो बोन्स कैसे अरेंज है? ह्यूमन स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो नीचे से ऐसे जमीन से ऊपर की तरफ रोशनी दिखाई देती है ह्यूमन स्ट्रक्चर के रूप में। तो दूर से देखने पर क्या लगता है, वहां भाई साहब पूरा अंधेरा है, लेकिन वो पेड़ के नीचे से कहीं लाइट वाइट कुछ जल रही है, और ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में जल रही है। तो क्या धारणा बन जाएगी? तो धारणा यह बन जाएगी कि भैया वहां कोई भूत है, और बॉडी भी दफनाई है आपने 3-4 महीने पहले, तो यह भी कंफर्म हो गया भूत किसका है? उसी का भूत है भैया जिसकी
बॉडी दफनाई गई है, मतलब उसका कोई भाई साहब कोई इच्छा उसकी रह गई है और वो पूरा करने आई है या आया है, वो फिर फालतू की कहानी गांव में फैल जाती है। तुम समझ गए साइंस? और फिर मिसकंसेप्शन और हमारा ये जो सुपरस्टिशियस भावनाएं होती हैं वो पैदा होने लगती हैं और फिर भाई साहब अफवाह बनकर पूरी दुनिया में फैलती हैं। तो यह कोई मतलब भूत भूत वाली कोई थ्योरम नहीं है, मतलब एटलीस्ट यहां तो नहीं है। तो कई बार अगर अगली बार कोई दादी दादा बोले ना रात में बरगद के पेड़ के नीचे ना गोदी में उठाकर जाना, बोलना दादी ये क्या, ये देखो हड्डियां चमकती हैं रात में, ये फास्फोरस की बनी है, तो ये फास्फोरसेंस से चमकती है, काय का भूत भूत, कोई भूत भूत थोड़ी ना है। दादी को उठाकर लेकर जाना और हड्डियां दिखाना उनको। फिर क्लियर हो गया? मतलब देखो डर का सामना ना, मतलब डर से जीतना, डर का सामना करके ही जीत सकते हो, भागकर कभी नहीं जीत सकते। तो वो कंसेप्ट है फास्फोरोसेंस का, जो लाइट मिलने पर चमके, सॉरी लाइट मिलने पर एब्जॉर्ब करे और ना मिलने पर चमके, फास्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जो इनने यूज किया वो लाइट मिलने पर ही चमक जाता है, क्योंकि उसके पास स्टोरिंग की कोई कैपेसिटी नहीं है। वो बोलता है लाइट दोगे मैं वैसे ही फेंक दूंगा, वो होता है फ्लोरोसेंस। ये है फ्लोरोसेंस मटेरियल। क्लियर हो गया? हालांकि फ्लोरोसेंस का अगली स्लाइड है, मैंने आपको इसी में एक्सप्लेन कर दिया है शैडो वाले उसमें, आप स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आ गया। तो अभी आप फास्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस का कंसेप्ट समझ लिए। फ्लोरोसेंस लाइट मिलने पर शाइन करता है, वो मटेरियल फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है और उस कंसेप्ट को फ्लोरोसेंस बोलते हैं। फास्फोरेसेंस लाइट मिलने पर तो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, जब लाइट सोर्स बंद कर दोगे तब शाइन करेगा, वो फास्फोरेसेंस होगा जो फास्फोरस से बनता है। ठीक है, यहां पर कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है? फ्लोरोसेंस, लाइट मिलने पर तुरंत शाइन करे, तुरंत रिफ्लेक्ट बैक करे और तुरंत ग्लो करे। और उसके लिए जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो होती है, जिंक ZnS जिंक सल्फाइड, वो फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है जो वो फिनोमेना रखता है। तो वो चीज का यहां पर जे टॉमसन ने इस्तेमाल करा। कैसे? ये देखो ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस दिखा, ये तो आपने क्रॉस रखा ही था, शैडो बनी थी, यहां देखो ये चमक गया। और ये कहां है? एनोड के पीछे। तो यहां से रे निकल रही थी और यहां तक रे पहुंची, तो जैसे ही रे यहां पर पहुंची वैसे ही ये क्या हो गया? ये चमक गया। दिस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस, ग्लो कर गया। तो हम इसको बोलेंगे कि भैया यहां पर जो फ्लोरोसेंस है वो ग्लो कर गया। तो ये फ्लोरोसेंस क्या हो गया? ग्लो कर गया, चमक गया। और ये चमकने से ही हम मानेंगे कि भैया यहां पर रे है जो कैथोड से निकल रही है। सो द ब्राइट स्पॉट प्रूव्स दैट द स्ट्रीम मेड ऑफ पार्टिकल हैज अ नेगेटिव चार्ज। हालांकि नेगेटिव चार्ज क्यों है इसकी पुष्टि हमने और बाद में भी की है। आफ्टर पासिंग थ्रू द परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड मतलब पोरस कंटेनिंग एनोड, द पार्टिकल स्ट्राइक जिंक सल्फाइड कोटिंग एंड डेवलप अ ब्राइट स्पॉट। और इससे उनका वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनता है जो फ्लोरोसेंस का होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इस वाले डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ अब उसके बाद क्या करा उन्होंने? अगला एक्सपेरिमेंट। अगले एक्सपेरिमेंट में उन्हें यह शक था, क्योंकि बच्चों क्या हुआ जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर ग्लोनेस आई तो उसके साथ एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई। स्पार्क मतलब एक हल्की सी चिंगारी निकली, जिसकी वजह से उनने बोल दिया कि ये रे कोई नॉर्मल रे नहीं है, ये जो रे है ये सिंटिलेटिंग रे। मतलब यहां पर जैसी स्ट्राइक किया वैसे ये ग्लो तो करा, लेकिन ग्लो के साथ साथ यहां पर स्पार्क प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? स्पार्क। जिससे यह साबित हुआ कि यहां से जो रे निकल रही है, जो इस तरफ आ रही है, वो रे जो है वो एक किस्म की सिंटिलेटिंग रे है। कैसी रे है? सिंटिलेटिंग रे है। सिंटिलेटिंग रे कौन सी होती है? सिंटिलेटिंग का मतलब आपको समझाता हूं। ऐसी रे जो रोशनी के साथ साथ स्पार्क भी प्रोड्यूस करे, उस रे को हम सिंटिलेटिंग रे बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिवाली पे फुलझड़ी जलाते हो। फुलझड़ी क्या होती है? फुलझड़ी जो होती है वो रे भी देती है और जहां जहां बारूद फेंकाता है वहां तक वो स्पार्क भी प्रोड्यूस करती है, चिंगारी भी देती है। तो वो एक रे जो फुलझड़ी से निकलती है, या अनार आप जलाते हो, वो अनार में जो रेज निकलती है वो सिंटिलेटिंग रेज होती है। अब वो ऐसी रे हैं जिसमें लाइट तो है लेकिन कुछ मटेरियल भी है, मतलब मास भी है। जैसे अनार और फुलझड़ी में तो बारूद होता है, जो जहां तक फेंकाएगा वहां तक रे चलेगी। वैसे ही जो कुछ पार्टिकल्स जरूर कैथोड रे के साथ भी होंगे जो ना सिर्फ चमक रहे हैं बल्कि चटक भी रहे हैं। चटक बोले तो स्पार्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब उनको डाउट हुआ कि इसके साथ कोई ना कोई डेफिनेटली क्या होगी, कोई पार्टिकल भी होगा। मतलब ये रे अकेली रे नहीं है, इसके साथ कुछ मटेरियल भी है, कुछ पार्टिकल भी है, कुछ मास भी है,
जो स्पार्क होने पर मजबूर हो रहा है, उनको ये कंफर्म करना था। तो उनने बोला कि अगर इसके बीच में कोई, इसके रे के साथ कोई पार्टिकल है, तो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक पैडल व्हील लगाते हैं। पैडल व्हील मतलब एक पहिया टाइप का एक रोटेटरी व्हील लगाते हैं, जो कि हल्की सी भी फोर्स लगेगी तो घूम जाएगा। अब आप खुद सोचो बच्चों, क्या कोई पंखा सिर्फ लाइट एनर्जी पर घूम सकता है क्या? मतलब अगर उनके ब्लेड्स पर कोई लाइट फेंको तो क्या वो घूम सकते हैं? आपके घर में सीलिंग फैन होगा, आप एक टॉर्च की लाइट उसके ब्लेड पे मारना, क्या वो घूम जाएगा? नहीं घूमेगा। लेकिन एक काम करो, एक पत्थर फेंककर उसकी ब्लेड पे मारो, क्या वो घूम जाएगा? घूम जाएगा। जैसे ही फैन की ब्लेड्स पर एक मटेरियल टकराया, कोई मास टकराया, तो वो घूम गया। उनको कंफर्म था इस बात पर, अगर ये पहिया घूम गया, अगर ये पैडल व्हील घूम गया, तो सिर्फ यहां कोई रे नहीं है, बल्कि रे के साथ कोई पार्टिकल भी एसोसिएटेड है, कोई पार्टिकल भी है। और उनकी उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल ये पहिया ऐसा घूम गया, ये पहिया बिल्कुल ऐसा घूम गया। मतलब जो पार्टिकल और रे थी वो ऐसे इंसिडेंट कराई और ये पहिया ऐसा घूम गया। मतलब डेफिनेटली ये जो रे है, ये रे अकेली नहीं है, इस रे के साथ कोई पार्टिकल भी है, जिसको उनने बोल दिया कैथोड रे पार्टिकल। क्योंकि कैथोड रे के साथ का पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का नाम दे दिया इनने क्या? कैथोड रे पार्टिकल, जिसने एक लाइट पैडल व्हील को घुमा दिया, एक लाइट पैडल व्हील को रोटेट करवा दिया। तो इससे उनको यह साबित कर हुआ, इससे उनको यह चीज पता चली कि भाई साहब ये रे अकेली नहीं है, इस रे के साथ कोई पार्टिकल भी है। और अब बस ये चैलेंज था कि ये पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा होगा। क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, उनको ये पता करना था। तो इससे उनको ये साबित हो गया कि रे अकेली रे नहीं है, कोई पार्टिकल भी है। क्योंकि चिंगारी प्रोड्यूस कर रही थी तो शक तभी हो गया था, फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर जाकर चिंगारी प्रोड्यूस कर रही थी। तो इतने का ये आम रे नहीं है, सिंटिलेटिंग रे। और बोला कि मैं कंफर्म करता हूं कि इसके साथ पार्टिकल है कि नहीं है। तो हमने पैडल व्हील लगाया, पैडल व्हील घूम गया, तो ये साबित हो गया कि ये रे अकेली नहीं है, इस रे के साथ कोई ना कोई पार्टिकल भी एसोसिएटेड है। अब सिर्फ उनके सामने यह बात थी कि क्या ये पार्टिकल चार्ज है कि अनचार्ज है, और चार्ज है तो कौन सा चार्ज है, ये उनको पता करना था। ये मैं आपको बताता हूं ये उन्होंने कैसे पता किया। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आता हूं। अब उनने पार्टिकल के ऊपर चार्ज पता करने के लिए कुछ नहीं करा, एक एक्सटर्नल फील्ड्स ले ली। एक्सटर्नल फील्ड मतलब अगले एक्सपेरिमेंट उनने क्या करा, उनने इस ग्लास ट्यूब के बाहर भी दो मेटल प्लेट्स लगाई, एक को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, एक को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो गया और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो गया। और इनका वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से भी ज्यादा रखा। मतलब सोचो कितना ज्यादा होगा वो वोल्टेज, क्योंकि वो चाहते थे रे कहीं डिफ्लेक्ट हो, मतलब रे की डायरेक्शन बदले। और वो ये देखना चाहते थे रे किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, नेगेटिव की तरफ कि पॉजिटिव की तरफ। और इस डिफ्लेक्शन का भी पता उनको जिंक सल्फाइड स्क्रीन से ही चला। मतलब यहां पर भी उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी और यहां पर भी उन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। और ये देखना चाहते थे कि कौन सी जिंक सल्फाइड स्क्रीन चमकती है, कौन सी जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो करती है। तो ये वाली जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो नहीं करी, ये वाली जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो कर गई। मतलब जो रे थी वो डिफ्लेक्ट तो हो गई, लेकिन किस मेटल प्लेट की तरफ? पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ। पॉजिटिव मेटल प्लेट, ये पॉजिटिव मेटल प्लेट है, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, जिससे यह साबित हुआ कि ये जो रे है ये 100% नेगेटिवली चार्ज्ड रे है। कैसी रे है? नेगेटिवली चार्ज्ड रे। क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट की तरफ एक नेगेटिव रे ही डिफ्लेक्ट करती है। तो उनने कहा कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी तरफ जो रे आ रही है वो 100% नेगेटिव है, क्योंकि एक नेगेटिव को दूर कर रहा है, ये रिपेल कर रही है ऊपर वाली प्लेट से, और नीचे वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और नीचे वाली प्लेट क्या है? पॉजिटिव, ऊपर वाली नेगेटिव। तो नेगेटिव से रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट करता है। तो हर सूरत में ये जो रे है वो नेगेटिव रे है, और इस पर जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो बाद में इस रे को बोल दिया गया कि ये कैथोड रे विच कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज, एंड बाद में इस पार्टिकल को नाम दे दिया गया कैथोड रे पार्टिकल, जो उस रे के साथ मौजूद था। और उस पार्टिकल के ऊपर का भी चार्ज उनने बोल दिया कि इट विल बी अ नेगेटिव चार्ज। तो उस पार्टिकल के ऊपर भी जो चार्ज आएगा वो चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा।
तो उस रे का नाम कैथोड रे और उस पार्टिकल का नाम कैथोड रे पार्टिकल, और चार्जेस जो दोनों पर निकाले गए वो नेगेटिव निकाले गए। क्लियर हो गया। हालांकि कितना चार्ज था, उस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या थी, ये मिलिकन ने हमें बताया था, रॉबर्ट मिलिकन ने, जिन्होंने एक बहुत फेमस मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे उससे चार्ज निकाला था, ये हम अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में उनने चार्ज की वैल्यू बताई थी। टॉमसन ने सिर्फ इतना बताया था कि ये नेगेटिव चार्ज रखते हैं, कितनी वैल्यू का रखते हैं ये टॉमसन ने नहीं बताया था, ये मिलिकन ने बताया था अपने फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। लेकिन यस, इट इज कॉल्ड कैथोड रे पार्टिकल एंड इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और रे को बोल दिया गया कैथोड रे। बाद में चलकर एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टोनले। स्टोनले ने कहा भाई कैथोड रे पार्टिकल क्यों बोलते हो, एक काम करो, इसको एक और नाम दो जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन नेम वॉज गिवन बाय स्टोनले, इट वॉज गिवन बाय स्टोनले। तो कई लोग पूछते हैं कि हु कॉइंड द नेम इलेक्ट्रॉन टू द कैथोड रे पार्टिकल, तो उसमें जे टॉमसन कई लोग टिक कर आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है भैया नाम भी इसने दिया, नाम स्टोनले ने दिया था। डिस्कवरी जे टॉमसन ने करी, कब, 1897 में, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और इसके बाद टॉमसन ने कई चीजें बताई कि भैया चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज टू मास रेशियो से मास उनने निकालकर बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होता है। ये सारी बातें हम लोग अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो ये होती है पूरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एक ही तरफ इशारा करते हैं कि कैथोड से निकलने वाली वो रे जो एक इनर्ट गैस के प्रेजेंस में जो लो प्रेशर पे रखी गई है, उसके प्रेजेंस में कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही है, वो कोई आम रे नहीं है, वो एक नेगेटिवली चार्ज रे है जिसके पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है। उस रे को, चूंकि वो कैथोड से निकल रही है, इसलिए उस रे का नाम कैथोड रे दिया गया और उस पार्टिकल का नाम कैथोड रे पार्टिकल रखा गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं वीडियो कंक्लूड कर सकूं। तो इसके बाद जे टॉमसन ने अलग अलग मेटल्स पे ये चीज को कंक्लूड किया और ये चीजें एक्सपेरिमेंट में बताई। चार्ज टू मास रेशियो उन्होंने निकाला, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो, और उससे कैसे उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। उसी वीडियो में हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे जिसमें उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी निकाला था। तो क्या वैल्यूज निकाली थी, ये सब बात हम डिटेल में करेंगे। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट बेन्स पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल है जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbeans.com पर अवेलेबल है, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।